नमस्कार प्यारे बच्चों। इस पार्ट में हम लोग कूलाम का नियम पढ़ने वाले हैं, है ना। अपना ये दूसरा पार्ट है विद्युत आवेश और क्षेत्र का। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। पहले पार्ट में हम लोग आवेश के गुण पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस पार्ट में हम लोग कूलाम का नियम पढ़ेंगे, शुरू करेंगे, और उसके बाद ये देखेंगे कि जो कूलाम का बल लगने वाला है दो आवेशों के बीच, वो माध्यम से किस प्रकार से परिवर्तित होता है, ठीक है। मतलब माध्यम आने पे क्या होता है। आपको यदि याद हो, गुरुत्वाकर्षण में हम लोग न्यूटन का नियम पढ़ के आए हैं। वहाँ पे दो बिंदु द्रव्यमान थे m1 और m2, उनके बीच की दूरी थी r। तो उनके बीच जो लगने वाला बल था उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था। तो यहाँ से हम लोग बोलते थे समानुपाती m1 इंटू m2 व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है और वो था g। तो यहाँ पे जो न्यूटन का फॉर्मूला था दो बिंदु द्रव्यमानों के बीच लगने वाला आकर्षण बल था, ये उसका फार्मूला g m1 m2 बटा आर स्क्वायर। ये g होता था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, मतलब ये हर जगह सेम रहता था। तो उसी आधार पर वहाँ पर ये बोला गया था कि ये जो आकर्षण का बल है दो बिंदु द्रव्यमानों के बीच लगने वाला, जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ये किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करता। क्यों? क्योंकि g हर जगह नियत रहता है। तो इसी से मिलती जुलती जो कहानी है वो कूलाम का नियम है विद्युत आवेशों के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे दो बिंदु द्रव्यमान लिए थे हम लोग, तो यहाँ पे दो बिंदु आवेश ले लेंगे Q1 और Q2, ठीक है। आवेश को Q से लिखा जाता है ना। आवेश को बोलते तो चार्ज है ना, लेकिन लिखते Q से। अब क्यों लिखते हैं इस पे मत पढ़ो आप। Q से लिखते हैं, यदि इनके बीच की दूरी R ले ली जाए तो यहाँ जो लगने वाला वैद्युत बल, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था बिंदु द्रव्यमानों के बीच, यहाँ दोनों आवेशों के बीच वैद्युत बल लगेगा। ई मतलब इलेक्ट्रिक वैद्युत बल लगेगा, वो इनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा, सेम उसी प्रकार, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। दूरी r है, उसका वर्ग करो, आर स्क्वायर हो गया, व्युत्क्रमानुपाती ले लो, मतलब 1/। में तो अब इसी प्रकार इन दोनों को यदि हम कंबाइंड रूप में लिखें तो लिखेंगे F समानुपाती Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। पूरा एक साथ ले लिए, पूरे एक साथ को समानुपाती बोल दिए। अब यहाँ से जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ भी एक नियतांक आया था, जिस प्रकार यहाँ आया था। ये जो नियतांक है उसको हम लोग कैपिटल K से लिखते हैं। तो ये फार्मूला बना K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये FE का फार्मूला है। सेम उसी प्रकार ये दोनों मैं क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा याद भी आ जाए, है ना। और अगर आपने ये चैप्टर अभी नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा आइडिया तो मिल जाएगा। क्योंकि देखो ये जो चैप्टर है इसके ज़्यादातर सवाल इस चैप्टर के मिलते जुलते हैं। क्लियर है ना। तो हम लोग फिर से यहाँ लौट के आते हैं। अच्छा, वहाँ पर ये बोला गया था कि ये जो g है वो सार्वत्रिक नियतांक है। सार्वत्रिक यूनिवर्सल, मतलब हर जगह इसका मान नियत रहेगा और बराबर रहेगा, उसका मान भी आपको याद होगा, है ना। तो अब यहाँ पे हम K की बात कर रहे हैं। यहाँ जो K है वो नियतांक तो है, नियतांक तो है, लेकिन ये नियतांक जो है वो माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है, ठीक है। ये सार्वत्रिक नियतांक था, हर जगह इसका मान नियत रहता था, लेकिन इसका मान माध्यम पे बदलेगा। इसीलिए अगर आपको याद हो एक प्रॉपर्टी यहाँ पे हम पढ़े थे कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो हर जगह नियत रहेगा, वही रहेगा। मतलब ये जो बल है, ये दो बिंदु द्रव्यमान है, इसको आप कहीं भी ले जाओ, पानी में ले जाओ, किसी भी माध्यम में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ,
वो फार्मूला यही बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो इन दोनों आवेशों को आप किसी दूसरे माध्यम में ले गए तो उस माध्यम के सापेक्ष के बदल जाएगा। के क्यों बदलेगा? क्योंकि ये माध्यम पर निर्भर करता है। और अगर के बदल जाएगा तो अगर के की बदली हुई वैल्यू इस फार्मूले में डालोगे तो एफ ही बदल जाएगा। बात समझ में आ गई? तो पहले इतना कॉपी कर लो, फिर इसकी एक एक बात पे हम लोग आते हैं बारी वाइज। ये नीचे वाला दिख रहा होगा आपको जो लिखा है हमने, तो पॉज करके जल्दी से कॉपी कर लो। हाँ दिख रहा है, चलो कॉपी कर लो, फिर वन बाय वन हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। पढ़ लिया? कर लिया? चलो आगे चलते हैं। वहां पर हमने आपको ये बोला था कि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है ना। कारण ये बताया था कि भाई ये जो बिंदु द्रव्यमान है एक ही प्रकार के होते हैं, मतलब दोनों पॉजिटिव लेते हैं और आकर्षण का होता है ना। अब एक डाउट अच्छा यहाँ ये भी आ गया क्या कि दोनों पॉजिटिव है तो आकर्षण कैसे हो गया? भाई होता है तो आप याद कर लो, है ना, दोनों धनात्मक माने जाते हैं और आकर्षण होता है। अच्छा, आप चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ के आए हो कि अगर दोनों धनात्मक होगा तो प्रतिकर्षण होगा, दोनों ऋणात्मक होगा तो प्रतिकर्षण होगा। इस पे बात नहीं करते, इस पे डिटेल में बात पिछले वाले पार्ट में हम लोग किए। तो ये बिंदु द्रव्यमानों के लिए दूसरी प्रॉपर्टी लगती है यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये और ये तो अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पे अगर दोनों पॉजिटिव लिया गया है तो आकर्षण का बल लग रहा था। अच्छा, अब आते हैं हम लोग मुद्दे पे। याद करो वहां पे हमने ये बोला था कि ये जो गुरुत्वाकर्षण का बल है ये केंद्र की ओर लगता है। केंद्र मतलब इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। इसको मैं साथ में ले चल रहा हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए, और यहां से ये भी क्लियर है। इसको हम लोग बोले थे केंद्रीय बल, यदि आपको याद हो तो। केंद्रीय बल वो बल होता है जिसकी जो दिशा होती है, क्रिया रेखा बोलते हैं उसको, जिसकी दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ठीक है, अगर ये बहुत बड़े बड़े बिंदु बहुत बड़े बड़े आवेश और द्रव्यमान लिए जाएंगे, है ना, तो उनको केंद्रों को मिलाने वाली रेखा बोल देंगे। वो पीछे आपको बता चुके हैं कि अगर बहुत बड़ा आवेश भी है तो वो बिंदु द्रव्यमान और बिंदु आवेश जैसा ही लगेगा, है ना। वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ से देख रहे हो उसको। जैसे सूर्य आपको पता है बहुत बड़ा है, लेकिन अगर उसको आप पृथ्वी से देख रहे हो तो वो छोटा दिख रहा है। मतलब अगर किसी भारी भरकम वस्तु को भी आप दूर से देख रहे हो तो छोटी लगेगी। तो उसी प्रकार ये बोला गया था कि ये जो केंद्रीय बल है मतलब इनकी क्रिया रेखा केंद्र इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी चलता है। ये दो आवेश हैं तो अच्छा, बल होता है एक सदिश राशि। बल क्या होता है? सदिश राशि। तो Fe भी जो आया है फार्मूला आपके पास Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वो भी एक सदिश राशि, चूंकि बल सदिश राशि है तो ये सदिश राशि हो गई। अगर सदिश राशि हो गई तो इसकी कुछ दिशा होगी, तो इसकी दिशा सदैव इनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। देखो रेखा अनंत तक फैली होती है तो ये बाहर भी होगी, तो हो सकता है इस दिशा में हो और हो सकता है इस दिशा में हो। अभी हम पर्टिकुलर केस लेते जाएंगे और दिशा आपको अच्छे से समझाएंगे। अभी आप बस इतना समझो कि इसकी जो दिशा होगी इन बलों की, ये केंद्र को मिलाने वाली रेखा या उन दो बिंदु आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश होगी, बाहर या फिर अंदर। ये हो गई इनके अंदर और ये हो गई बाहर। इतना क्लियर हुआ? मतलब जो कूलाम बल है, जो वैद्युत बल है, वो केंद्रीय बल है। कैसा बल है? केंद्रीय। अब आप गुण डाल के हेडिंग ये पॉइंट्स लिख सकते हो कि वैद्युत बल अथवा कूलाम बल के गुण। ठीक है, पहला क्या लिखोगे कि ये एक केंद्रीय बल है। दूसरा लिखोगे आप, चूंकि देखो बल एक सदिश राशि तो होता है दिशा। अब हम बात करने वाले हैं इसकी दिशा। आप ये तो जान गए कि इसकी जो दिशा होगी वो इनके मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी। ठीक है, अब हम दो चार सभी केस लेते हैं जितना बनेगा और उस पर दिशा पहचानने की कोशिश करते हैं। ये हमने मान लिया प्लस आवेश, ये भी प्लस आवेश है ना। ये प्रकृति दोनों की सेम है, प्लस प्लस है, परिमाण कुछ भी हो अपने को अभी उससे काम नहीं है।
तो ये होगा इनको मिलाने वाली रेखा। अब या तो इस तरफ होगी, देखो इसके कारण जो इस पर बल लगेगा और इसके कारण जो इस पर बल लगेगा, ये दोनों का परिमाण ये होता है, ठीक है, परिमाण ये होता है। दिशा यहाँ देखेंगे तो अब देखो हमने ये पढ़ा है कि प्लस और प्लस दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करने का मतलब ये होगा बाहर की दिशा में बल लगाएंगे। तो अगर इसको हम 1 मान लें, चलो Q1 मान लिया, इसको मान लिया Q2, तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, मतलब ये इसको अपने से दूर भगाना चाहेगा। प्रतिकर्षित का मतलब क्या है, बाहर भेजना चाहेगा। तो अब देखो, अब हमको दिशा तो बहुत सारी मिलेंगी, यहाँ यहाँ असंख्य दिशाएं मिलेंगी ना, तो किस दिशा में ये इस पे बल लगाएगा, इसके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। तो ये वाली दिशा मिली बाहर की ओर, तो यही है अपनी दिशा। किसकी दिशा, F21। F21 को क्या पढ़ते हैं, 1 के द्वारा 2 पर लगाया गया बल, और ये है इसकी दिशा। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे आओ, ये वाला भी इस पे प्रतिकर्षण का ही बल लगाएगा, तो ये भी इसको दूर खेदेगा। तो अब देखो उसी प्रकार जैसे वहाँ पे असंख्य दिशाएं थी, दिशाएं तो बहुत हैं, लेकिन दिशा कौन मिलेगी, केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। या तो इधर या तो इधर, 2 ही दिशा है, लेकिन ये तो अपनी ओर खींचेगा। ये दिशा क्या बताता है, अपनी ओर खींचने का मतलब आकर्षण का, लेकिन है प्रतिकर्षण का, मतलब ये वाली दिशा तो होगी नहीं, तो ये वाली दिशा होगी दूर भगाने की। और इसको हम लिखेंगे F12, मतलब 2 के कारण 1 पर लगने वाला बल। क्लियर है। अब देखो अगर दोनों आवेश, इसकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, अब चलो हटा देते हैं, है ना, इतना आपका रिवीजन हो गया गुरुत्वाकर्षण का। अब अगर हम लोग दोनों आवेशों को ऋणात्मक ले लें तो क्या होगा। देखो पहले तो इनको एक केंद्रों को मिलाने वाली रेखा बना दो आप, दिशा बताना है ना, दिशा का बहुत महत्व है, अभी आगे के सवालों में हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए इस पे थोड़ा सा काम हम करेंगे, ठीक है। अब देखो चूंकि ये ऋणात्मक हैं दोनों, तो एक दूसरे पे प्रतिकर्षण का बल लगाएंगे, और मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, तो ये इसको धक्का मार के दूर भगाना चाहेगा, तो ये वाली दिशा मिलेगी। अगर इसको हम Q2 बोल दें, इसको हम Q1 बोल दें, तो ये क्या होगा, 2 पर लग रहा है 1 के कारण बल, ठीक है। इसी प्रकार ये भी इसको दूर भगाएगा, और ये बल क्या होगा, 2 के कारण 1 पर। क्लियर है। अच्छा, अब हम लोग एक आवेश ऋणात्मक ले लें और एक आवेश धनात्मक ले लें, तो अब बल की दिशा तो सदैव देखो मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही होगी, है ना। अब अंदर होगी बाहर होगी, कैसे होगी वो देखेंगे। अब अगर इसको हम Q1 बोल दें, इसको हम लोग Q2 बोल दें, तो ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि ये धन और ऋण आवेश आ गए, तो ये इसको आकर्षित करने का मतलब क्या, अपनी ओर खींचेगा, मतलब ये दिशा मिलेगी। और ये 2 पर लग रहा है ना बल, 2 पर लग रहा है 1 के कारण। क्लियर है। अब इसी प्रकार इसको इस पर देखें, इसके कारण, तो ये इसको अपनी ओर खींचेगा, तो ये दिशा मिलेगी अपने को, और ये बल कौन सा होगा, 1 पर 2 के कारण। क्लियर है। तो ये डायग्राम आप बना लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉज करके बना लो जल्दी से, पॉज कर लिए, चलो। अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि सदिश रूप में, सदिश रूप मतलब कूलाम का सदिश रूप नहीं पढ़ेंगे, कूलाम का सदिश रूप हम लोग अगले किसी पार्ट में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग ये देखना चाहते हैं कि ये जो F12 और F21 आया है, इसमें क्या संबंध होता है। जो बात अभी हमने बोली भी थी आपको कि F12 और F21 सदिश रूप में ऐसे लिखेंगे, ये सदिश है ना, ये सदिश लगाने का तरीका है मेरा। अब देखो यहाँ पे हमको ये पता चल गया कि ये इस पर जितना बल लगाएगा उतना ही बल ये इस पर लगाएगा। हाँ, दिशा विपरीत हो गई, ये देखो दिशा विपरीत। इस स्थिति में भी तो दिशा विपरीत है, मतलब अगर ये वाला बल इधर है, F12 अगर इधर है तो F21 इधर है, दिशा तो विपरीत हो गई। हमने प्लस प्लस बनाया था तब भी एक की दिशा ये थी तो दूसरे की दिशा ये थी, मतलब सदैव क्या होगा, परिमाण में बराबर होगा। इसके कारण इस पर लगने वाला बल
और इसके कारण इस पर लगने वाला बल, लेकिन दिशा विपरीत होगी। तो दिशा, चूंकि बल एक सदिश राशि है, तो सदिश राशियों, दो सदिश राशि जब परिमाण में बराबर होते हैं और दिशा विपरीत होते हैं तो उनको लिखने का तरीका ये होता है। आपको याद होगा सदिश ए बराबर सदिश माइनस बी, इसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक सदिश ना, मतलब परिमाण दोनों के बराबर हैं और दिशाएं विपरीत हैं। ठीक है, सदिश में ज़्यादा अंदर तक नहीं जाते, इतना आपको पता है। तो यहाँ से ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? अब अगर परिमाण की बात करें हम, आप ये परिमाण का मतलब समझते हो? ये दो डंडे खींच दिए तो इसका मतलब परिमाण, मतलब मापांक, मतलब सिर्फ धनात्मक मान से मतलब है। तो धनात्मक मान मतलब इनका जो परिमाण होता है वो आपस में बराबर होता है। हमने बोला भी कि एक के कारण दूसरे पर, दूसरे के कारण पहले पर लगने वाले बल जो होते हैं बराबर होते हैं। काहे में? परिमाण में, और दिशा में विपरीत होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर माइनस आ जाता है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। क्लियर है? देखो यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, आपको पता भी है कि ये पूछा जाता है कि दो आवेश, सुन लो क्वेश्चन, है ना, पूरा तो नहीं कराऊंगा, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन सुन लो आप। बोला जाता है दो बिंदु आवेश r दूरी पर रखे हैं Q1 Q2, ठीक है, उनके चिन्ह नहीं बताए आपको, चिन्ह बताया ही नहीं सवाल में, आवेश बोल दिया दो आवेश रखे गए हैं Q1 Q2 r दूरी पर। अब पूछ रहा है कि उन दोनों पर एक दूसरे के कारण लगने वाले बलों का अनुपात कितना होगा? बलों का अनुपात, और धनात्मक मतलब, चलो परिमाण की बात कर रहा है, उनके बीच लगने वाले बलों के परिमाण का अनुपात क्या होगा? सवाल समझ में आ गया आपका? तो पहला डाउट तो यार प्रकृति नहीं बताई, ऋण ऋण है, धन धन है, क्या है, उससे लेना ही देना नहीं है आपको, चूंकि आप डेरिवेशन ये देखो सारी चित्रों के लिए कर दिया ना हमने कि दिशा तो विपरीत ही होगी, और फार्मूला जो पढ़ा है आपने F इज इक्वल टू KQ1 Q2 बाई r², दोनों के लिए फार्मूला यही मिलेगा। तो परिमाण तो सेम हो गया और दिशा विपरीत हो गई, तो इसके कारण इस पर और इसके कारण इस पर जो बल लग रहा है उसका अनुपात कितना होगा? उसके बलों के परिमाण का अनुपात कितना होगा? एक बात समझ में आ गई ना? चूंकि जितना ये होगा उतना ही ये होगा। F12 इसको चाहे ये पूरा लिख दो, दो के कारण एक पर, एक के कारण दो पर। बात समझ में आ गई? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बोर्ड में ये पूछ लेता है, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत छोटी सी बात है। कर लो, कॉपी करना है तो जल्दी से पॉज करके कॉपी करो, यही दो बातें तो लिखी हैं बस। कर लिया? पॉज करके कॉपी कर लो। ओके, अब ये तो हमने बातें बोल दी, हमने ये भी बोल दिया कि ये केंद्रीय बल होता है, हमने ये भी बोल दिया कि दिशा कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि कूलाम का जो नियम है वो कब कब लगेगा, कब कब नहीं लगेगा। क्लियर है? तो आप ये भी उसको हेडिंग क्या डालोगे? कूलाम नियम की शर्तें, है ना? आप समझ गए जो मैं बोलना चाहता हूँ। शर्तें मतलब कब लगेगा कब नहीं लगेगा, है ना? शर्तें डाल के नंबर 1 2 लिख दो, पूरा सेंटेंस लिख दोगे तो समझ में आ जाएगा। तो अब देखो पहला सेंटेंस ये है कि ये दोनों आवेश कैसे होने चाहिए? दोनों आवेश बिंदु आवेश होने चाहिए, बिंदु आवेश, दोनों आवेश बिंदु आवेश होने चाहिए। देखो इन दोनों चैप्टर में, मतलब कूलाम वाले चैप्टर में और गुरुत्वाकर्षण में अक्सर होता है कूलाम की जगह आवेश की जगह द्रव्यमान, द्रव्यमान की जगह आवेश निकल जाता है मुंह से। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग हेडिंग पढ़ रहे हैं कि शर्तें क्या होंगी। तो पहली शर्त आपने पढ़ा कि जो दोनों आवेश होंगे वो बिंदु द्रव्यमान होंगे। क्लियर है? दूसरी शर्त ये पढ़ी आपने कि दोनों स्थिर होने चाहिए, दोनों स्थिर होने चाहिए। तीसरी यहीं पे जोड़ लो, चूंकि ये क्वेश्चन अभी आगे हम कराएंगे तो आपको डाउट हो सकता है। एक स्थिर और एक स्थिर मतलब क्या? एक आवेश स्थिर और एक आवेश गतिशील हो, गतिशील हो तो भी लगेगा। क्या लगेगा? कूलाम नियम, मतलब ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो या तो दोनों स्थिर हों, दोनों बिंदु द्रव्यमान तो होने ही चाहिए, दोनों स्थिर हों तब लगेगा, या फिर एक स्थिर हो एक गतिशील हो तो भी लगेगा। लेकिन कब नहीं लगेगा? दोनों गतिशील हों। अगर दोनों गतिशील हुए
तो कूलाम का बल नहीं लगेगा, दोनों गतिशील तो नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना, है ना। अभी इस शर्त का हम लोग एक उदाहरण देखेंगे अगले वाले पार्ट में, हो सकता है या इसी पार्ट में। अब ये दो स्थिर आवेश तो आप देख ही रहे हो, दोनों को स्थिर मानकर किया। अब भाई स्थिर रहेंगे तभी तो ये बीच की दूरी फिक्स्ड रहेगी, है ना, नहीं बदलती रहेगी। और फिर स्पेशली हमको बोलना पड़ेगा कि जब हम गणना कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच की दूरी ये थी। आप समझ गए ना, मतलब ये स्थिर होंगे या एक स्थिर एक गतिशील होगा। अगर दोनों गतिशील हुए तो कूलाम का बल हम लोग नहीं लगा पाएंगे। तो पॉज करके ये लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉज करो, लिख लो, लिख लिए, चलो हम लोग आगे चलते हैं। तो हमने ये देखा कि ये दोनों बिंदु आवेश होने चाहिए, दोनों स्थिर होने चाहिए या एक स्थिर एक गतिशील होना चाहिए, तब हम लोग कूलाम बल लगाएंगे, कूलाम नियम लगा सकते हैं। अगर दोनों गतिशील हुए तो हम कूलाम नियम नहीं लगा सकते। ठीक है, हमने ये भी देख लिया। अब हम देखने वाले हैं ये जो अपना के आया था ना, के फार्मूला अभी लिखा है आपके सामने, FE = KQ1Q2/R²। तो इसमें जो के है ना, अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, छोटी छोटी बातें हम पढ़ चुके हैं, अब के पे लौट के आते हैं फार्मूले पे अपने। ये जो के होता है हमने आपको बता ही दिया कि ये क्या होता है, नियतांक। लेकिन इसके शब्द के आगे हमने सार्वत्रिक नियतांक नहीं लिखा है, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है ये, मतलब इसका मान माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर है ये। अब किस प्रकार से निर्भर है उसकी बातें आगे करेंगे। अच्छा, इसके का जो मान होता है वो होता है 1/4πε। अब देखो यहीं पे डाउट होता है, आप याद कर लेते हो 1/4πε0, फिर गलती हो जाती है। ठीक है, ε0 इसका स्पेशल केस होता है, तो हम कोशिश करेंगे कि ε0 अगर हमको क्लियर हो जाए सारी बातें तब याद करें तो अच्छी बात होगी, नहीं तो हम ε0 याद करने की कोशिश नहीं करेंगे। बात समझ में आई आपको, डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ से के का जो फार्मूला है वो है 1/4πε, ये एप्साइलन है ना, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं 1/4πε। अभी एप्साइलन क्या है ये हम बता दें आपको तो क्लियर हो जाएगा। ये जो एप्साइलन है ये किसी माध्यम की विद्युतशीलता, या इसी को बोलते हैं माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। इन शब्दों में बड़ा डाउट होता है, इसलिए आप इसको लिखोगे और अच्छे से याद रखोगे, निरपेक्ष विद्युतशीलता। इसको एक चीज और बोला जाता है, माध्यम की, ये किसी भी माध्यम की बात कर रहे हैं, आपको पता है वायु भी एक माध्यम हो सकता है ना, उसके लिए स्पेशल अभी देखेंगे हम लोग, कोई सा माध्यम होगा ये, तो माध्यम की विद्युत पारगम्यता भी बोलते हैं, विद्युत पारगम्यता, परमिटिविटी इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको लिख लेना है, एप्सिलॉन मिले या एप्सिलॉन एम मिले, एम मतलब मीडियम से है यहाँ पे, है ना, तो ये है, इसको विद्युतशीलता सीधा सीधा बोल देंगे या निरपेक्ष विद्युतशीलता बोलेंगे या विद्युत पारगम्यता भी बोलते हैं। तो पहले इतना लिख लो जल्दी से, फिर हम इस पे आते हैं। पॉज करके लिख लो, लिख लिए, चलो जब बोल दिया करूं लिख लो तो लिख लिया करो, है ना, क्योंकि फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो कुछ छूटता है ना, क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें बोलनी पड़ती हैं, कुछ लिखानी पड़ती हैं, सारी चीज़ें लिखाना तो पॉसिबल है नहीं, कुछ चीज़ें बोलनी भी पड़ती हैं, है ना, तो ऐसे कुछ छूट ना जाए आपका। चलो यहाँ पे लौट के आते हैं हम लोग। तो हमने ये कहा कि ये जो के का वैल्यू होता है इतना होता है 1/4πε, या फिर इसको एप्सिलॉन एम भी लिख देते हैं, है ना, आप कंफ्यूज ना होना, ये और ये एक ही बात है, कहीं कहीं आपको सिर्फ एप्सिलॉन मिल जाएगा या हो सकता है वो एप्सिलॉन एम भी बोल दे, तो बोल देगा स्पेशली, है ना। अब तो आप जानते हो जो आपको पेपर मिलता है उसमें वो सारी चीज़ें बोल देता है कि ये क्या है, इसका मान कितना है, जो कांस्टेंट होते हैं ना वो दे दिए जाते हैं। तो अगर सवाल आपको देगा भी तो वहाँ पे सवाल के नीचे या फिर पेपर के शुरू में ही ये बातें बोल दी जाती हैं कि भैया ये माध्यम की विद्युतशीलता है, इसका मान ये है, ये है, ये है,
बात समझ में आ गई? अगर नहीं दे, है ना, चूंकि हम पढ़ रहे हैं, फार्मूले याद कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सारी चीज़ें हम फिर कहेंगे ऐसा है दे देगा देख लेंगे, तो याद रखना है आपको। तो चलो यहाँ पे आते हैं हम लोग लौट के। तो हमने ये कहा कि ये माध्यम की विद्युतशीलता है या फिर निरपेक्ष। ये निरपेक्ष याद रखना, ये बड़ा कन्फ्यूजन करता है। क्यों? क्योंकि देखो इससे मिलते जुलते कई शब्द होते हैं। एक शब्द होता है निरपेक्ष, एक शब्द होता है सापेक्ष, अब इसको हटा दें, है ना, और एक शब्द क्या होता है आपेक्ष। ये बड़ा कंफ्यूजन करते हैं आप। चलो आपेक्षिक लिख दिया तो इसको निरपेक्ष या निरपेक्षिक, इसको सापेक्ष या सापेक्षिक, लो इसको भी लिख देते हैं, है ना। ये जो तीनों शब्द हैं बड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। तो ये दोनों शब्द का मतलब एक ही होता है, सापेक्षिक बोले या अपेक्षिक बोले एक ही मतलब है इसका, है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? रिलेटिव बोलते हैं। मतलब किसी से तुलना कर रहे हैं, है ना। अभी इस पे आते हैं हम लोग। तो अभी शब्दों को समझ लो ना आप, अपेक्षिक या सापेक्षिक का ये दोनों एक ही हैं और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव, मतलब किसी से तुलना करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं अभी आगे देखेंगे। और ये जो है ये अलग है, ये यही तो है, ये निरपेक्ष। इसको बोलते हैं क्या इंग्लिश में? एब्सोल्यूट बोलते हैं शायद, एब्सोल्यूट। इंग्लिश वगैरह देख लेना, मिस्टेक हो सकती है मीनिंग। तो अब यहाँ पे देखो, इनको आपको याद रखना है ताकि सवाल में आपको डाउट ना हो। तो अब निरपेक्ष बोले या फिर निरपेक्ष बोले ही ना, सिर्फ विद्युतशीलता बोल दे या विद्युत पारगम्यता बोल दे तो उसको बोलेंगे एप्सिलॉन या फिर एप्सिलॉन एम। एम क्यों लिखा है? क्योंकि ये माध्यम, मीडियम की बात कर रहा है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे जो एप्सिलॉन या एप्सिलॉन का फॉर्म, एप्सिलॉन एम या फिर एप्सिलॉन का फॉर्मूला होता है, वो होता है एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आई? और ये पहला फार्मूला, यहीं से एक फार्मूला और मिलता है अपने को कि जो एप्सिलॉन आर है, अभी ये क्या है इनको हमें आगे लिखाना है ना। ये एप्सिलॉन आर यदि हम निकालें तो ये एप्सिलॉन नॉट ये बटा में जाएगा ना इसके, तो अगर इसको हम एप्सिलॉन एम लिखेंगे तो बटा में एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसी को एप्सिलॉन एम की जगह हम लोग एप्सिलॉन भी लिख देते हैं सीधा सीधा। तो हो सकता है आपको ऐसे मिल जाए या फिर ऐसे मिल जाए। तो ये फार्मूले भी याद रखने हैं आपको, है ना। पहले देख लें, हम नीचे दिख भी रहा है कि बस लिखते ही जा रहे हैं, दिख रहा है। चलो तो इतना तो समझ में आ गया है आपको, है ना, कि एप्सिलॉन एम बोले या फिर एप्सिलॉन बोले एक ही बात है ना। अब मैं आपको बताऊंगा एप्सिलॉन आर क्या है और एप्सिलॉन नॉट क्या है। क्लियर है? तो उसके लिए ऊपर वाली चीज़ें हमको मिटानी पड़ेंगी। पॉज करके जो कॉपी ना किए हो कॉपी कर लें, 1 सेकेंड का मैं देता हूँ, पॉज कर लो। ओके, तो अब ये जो नए शब्द मिले आपको दो, एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखना इसको थोड़ा अच्छे से हम लोग समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन शब्दों में बड़ा होता है कंफ्यूजन, है ना। जिसको वीडियो भैया स्लो लग रहा है फास्ट कर सकता है, बोलने की बात नहीं है, सभी समझदार हैं आज के टाइम पे। तो ये जो एप्सिलॉन आर है इसको हम लोग बोलते हैं किसी माध्यम की सापेक्षिक। अभी हमने आपको ये बात भी बोला था कि सापेक्षिक को अपेक्षिक भी बोलते हैं। तो किसी माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता, या इसी को हम बोलेंगे माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्लियर है? या एक शब्द जिसके लिए और बहुत उपयोग किया जाता है, जो बड़ा कंफ्यूजन भी करता है, बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। आप हाई स्कूल में पढ़ के आए हो, 10th में थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा परावैद्युतांक का। याद है ना, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई मटेरियल भर देते थे, कोई माध्यम, और उसका परावैद्युतांक याद करो कैपिटल के से लिखा जाता था। तो यही डाउट हो जाता है, क्योंकि फार्मूले में भी अपने को क्या मिला है, फार्मूले में अपने को मिला है Q1Q2/r²। अब K का हमने वैल्यू भी बोल दिया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन एम बोलो या एप्सिलॉन बोलो, Q1
Q2 बाई आर स्क्वायर, ये तो लिख लिया ना आपने। इसी को अगर आगे कंटिन्यू करते चले हम लोग फार्मूले को, तो 1/4 देखो एप्सिलॉन एम का फार्मूला मैंने बताया, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन एम का एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे एक डाउट और ला दिए कि भैया ये जो परावैद्युतांक है इसी को हम लोग एप्सिलॉन आर बोलते हैं और के भी बोलते हैं, तो यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 एप्सिलॉन आर की जगह के भी लिख सकते हैं Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें लिखने का मतलब मेरा ये है कि आप इस के में और इस के में कन्फ्यूजन ना रखना। ये के क्या है, ये के है 1/4 एप्सिलॉन या एप्सिलॉन एम या फिर एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट या फिर के। बात समझ में आ गई। अगर आपको डाउट हो रहा है, अब कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इसके को अभी पिक्चर में लाओ ही नहीं, क्योंकि आगे इस शब्द परावैद्युतांक को के रूप में ही लिखते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया है ताकि आपका कन्फ्यूजन यहाँ से दूर हो जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं, अब भाई आप पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे होगे, मतलब फार्मूला अच्छे से क्लियर से याद करोगे, तो यहाँ डाउट मत करना। मैं जस्ट ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वाला के और ये वाला के दोनों अलग अलग हैं। क्लियर है। मैंने फिर भी लिखा क्यों, आपको डाउट के लिए क्यों लिखा, ताकि ये आप अच्छे से क्लियर हो जाओ। सवाल में बोल सकता है भैया कि परावैद्युतांक के है तो के का मान बताओ, तो हो सकता है जल्दबाजी में आप इसी के पे चले जाओ। ये के नहीं है, ये परावैद्युतांक क्या है, एप्सिलॉन आर है। एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन के ये दोनों क्या होते हैं, बराबर, ऐसे भी लिख लो। लेकिन ये के परावैद्युतांक है, ये नियतांक नहीं है, ये याद रखना। ठीक है, याद रख सको तो लिख लो, नहीं तो हटा दो। बात समझ में आ गई, लिखो पहले इतना लिख लो, ये भी लिखना है ना, ये सारी चीजें लिखनी हैं ताकि कोई भी डाउट ना आए, कोई भी डाउट ना आए, है ना। लिख लिए आप, चलो। हाँ, तो अब यहाँ पे यहीं पे हाथों हाथ आप फार्मूला भी लिख लो, एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, ये वाला फार्मूला। एप्सिलॉन एम को आप हमने बोल भी दिया कि हो सकता है आपको एप्सिलॉन मिल जाए। ठीक है, अब यहीं से अगर एप्सिलॉन आर की डेफिनेशन लिखनी पड़े, मतलब सापेक्षिक वैद्युतशीलता या आपेक्षिक वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक, तीनों एक ही हैं। बात समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ पर ये भी बोल सकता है, जैसे भी हमने पारगम्यता बोला ना, तो इसको ये भी बोल सकता है माध्यम की वैद्युत पारगम्यता, उसको भी लिखेंगे, है ना, ताकि सारी चीजें यहीं पे मिल जाएं आपको। इसको हटा देते हैं। एप्सिलॉन आर को ही क्या बोल सकता है, माध्यम की सापेक्षिक बोलेगा, ध्यान रखना, सापेक्षिक या आपेक्षिक, सापेक्षिक बोले या आपेक्षिक बोले एक ही बात है, वैद्युत पारगम्यता, मेरे हिसाब से मैंने इतना बोल दिया, इतना लिख दिया ताकि जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, है ना। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको के हटा दो अभी इस चैप्टर के लिए, नहीं तो आप क्लियर करो अच्छे से, है ना। तो हाँ, अब मैं इसकी परिभाषा पे आ रहा था, इसका फार्मूला ये मिला है। तो अब देखो, इसकी परिभाषा के लिए हम क्या बोलेंगे कि किसी माध्यम की वैद्युतशीलता बोलो, निरपेक्षिक वैद्युतशीलता बोलो, निरपेक्षिक, ध्यान रखना, अपेक्षिक और सापेक्षिक नहीं बोल रहा हूँ। तो किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात, वायु भी बोल देते हैं, एक्चुअली वायु बोलना नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बोलते हैं तो क्या करोगे आप, याद रखो। निर्वात और वायु में भाई अंतर तो होता है। निर्वात क्या होता है, वो माध्यम जहाँ पे वायु है नहीं, कोई सा मटेरियल नहीं है, और वायु में माध्यम होता है, लेकिन फिर भी दोनों को फिजिक्स में हम लोग सॉल्व करने के लिए एक ही चीज़ मान लेते हैं। तो यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, निर्वात या फिर वायु की विद्युतशीलता, या फिर निर्वात या वायु की निरपेक्ष वैद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युत या वैद्युत एक ही है, शीलता,
या फिर इसी को निर्वात या वायु के निरपेक्ष की जगह याद करो, एक चीज और उपयोग किया था हमने, विद्युत पारगम्यता। ये सारे शब्द गम्यता, हो सकता है कि कोई एक आपको मिले, सारी चीजें लिख के याद रखना है आपको, ठीक है। तो अब यहाँ हम इसकी परिभाषा के लिए क्या बोलेंगे कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात होता है वही होता है किसी माध्यम की सापेक्षिक या आपेक्षिक विद्युतशीलता या किसी माध्यम का परावैद्युतांक। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे एक चीज इसके बारे में और पूछा जाता है कि इसका मात्रक बताओ, विमा बताओ। अब अगर देखो तो ये भी विद्युतशीलता, ये भी विद्युतशीलता, तो ऊपर का मात्रक नीचे का मात्रक सेम होगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और अगर कैंसिल हो जाएंगे तो मात्रक कुछ नहीं आएगा। मतलब ये क्या है? मात्रकहीन राशि है, बोर्ड में पूछा जाता है। और अगर मात्रक नहीं है तो विमा भी नहीं है, मतलब ये मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। इतना लिख लो आप पॉज करके। अब अच्छे से समझ में आ गया होगा सारी बातें। अभी हमें कुछ चीजें और बात करनी है, इसके मान और इसके विमा की भी, है ना। तो पहले इतना लिख लो, पॉज करो, लिखो। पॉज करके लिख लिए। ये ध्यान जरूर रखना कि बातें मैंने क्लियर की हैं, तो आप क्लियर करने के चक्कर में डाउट मत ला देना। भैया ये वाला के और ये वाला के दो अलग अलग बातें हैं, ये परावैद्युतांक है और ये सार्वत्रिक तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये हर जगह सेम नहीं है, ये नियतांक है, ठीक है। इसका फॉर्मूला इतना होता है, ठीक है। एक फार्मूला ये भी तो होता है, अगर इसका फार्मूला रख दें तो इसी को हम ये भी बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये तीनों फार्मूले ये होता है, और ये जो k है ना वो एप्सिलॉन r होता है एक्चुअली, माध्यम का परावैद्युतांक। आई थिंक मैंने इतना बोल दिया कि आपको क्लियर हो गया होगा। पॉज कर लिए, कॉपी कर लिए, चलो आगे चलते हैं। कॉपी कर लिए, ठीक है। अब हम लोग एप्सिलॉन नॉट का मान देखेंगे और विमा भी देखेंगे। विमा तो आप निकाल लेना, मैं मात्रक बता दूंगा, है ना। आप जो 11th में जब चैप्टर पढ़ रहे थे मात्रक और विमा निकालना, तो वहाँ पर आपको ये बोला गया था सीधा सीधा कि किसी का भी मात्रक और किसी का भी विमा निकालना हो ना, तो उसका फार्मूला पता करो, फार्मूला में जो भी मिले उस सभी का मात्रक रख दो और फिर उसकी विमाएँ रख दो, है ना। तो विमा तो हम नहीं लिखेंगे, मात्रक लिख देंगे, विमा आप खुद से लिख सकते हो, है ना। तो चलो हम लोग एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन पे थोड़ा सा काम करते हैं। आपको जो फार्मूला मिला था वो मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या फिर इसी को हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन m। क्योंकि हमने कहा एप्सिलॉन लिखो एप्सिलॉन m लिखो, एक ही बात होती है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या फिर हमने कहा 1/4 पाई एप्सिलॉन m को हम लोग लिखेंगे एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इतने चीजें लिख लो, जल्दी से लिखना चाहो तो, है ना। अब आप ये याद कर लो कि ये जो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है, क्या एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12। सही लिखा है। अब देखो यहां से हम निकालना चाहते हैं इसका मात्रक, तो मात्रक निकालने के लिए पहले उस फार्मूले को तो लिखो जिसमें एप्सिलॉन नॉट आता है। तो फार्मूला हमने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यों लिख दिया ये एप्सिलॉन r, यहाँ से क्यों भगा दिया? क्योंकि अब देखो हम चीजें किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं, वायु या निर्वात के लिए। अब हम कोई स्पेशल माध्यम की बात कर रहे हैं और वो माध्यम क्या है अपना, वायु या फिर निर्वात, ठीक है। तो अब यहां के लिए निर्वात या वायु के लिए एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इतना और एप्सिलॉन r का वैल्यू या k का वैल्यू 1 होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये k क्या है, परावैद्युतांक है, ये फार्मूले वाला k नहीं है जो कांस्टेंट में आता है ना।
तो अब वायु अथवा निर्वात के लिए इसका वैल्यू इतना होता है। तो अब अगर इस फार्मूले में एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा फार्मूला 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 हो गया, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया होगा आपको। हमको मान तो इसका याद रखना है, ये प्रायोगिक मान है। हमको इसका वीमा निकालना है, तो वीमा निकालने के लिए अथवा मात्रक निकालने के लिए उसका फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो इसके फार्मूले के लिए देखो इन सबको यहाँ पे भेजो, तो ये होगा 4 पाई इंटू एफ, ये 4 पाई इधर जाएगा और ये आर स्क्वायर भी जाएगा और ये Q1 Q2 बटा में जाएगा। तो अब देखो मात्रक लिखने के लिए ऊपर का मात्रक बटा नीचे का मात्रक। तो देखो ऊपर क्या है 4 पाई, ये कांस्टेंट है, इसका मात्रक नहीं होता, ये नियतांक है। एफ का मात्रक फोर्स है, न्यूटन होता है। ये आर दूरी है, इसका मीटर होता है। आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा बटा ये आवेश है ना Q1 Q2, और आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक कूलाम होता है, तो कूलाम गुणा कूलाम मतलब कूलाम स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर प्लस कूलाम स्क्वायर। इसकी विमा भी आप निकाल लो और यदि हो सके तो याद कर लो, क्योंकि इसकी विमा मात्रक लगभग हर साल कहीं ना कहीं पूछता ही है। बोर्ड में पूछेगा नहीं, जेईई नीट में पूछेगा, मतलब लगभग हम बोल रहे हैं, या फिर अल्टरनेट कह दो तो पूछता ही पूछता है। क्लियर है? पॉज कर लो, कॉपी कर लो। कर लिया? ओके। तो निर्वात के लिए हमको देखो स्पेशल केस निर्वात या वायु के लिए अपने को फार्मूला पता चल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप जानते हो। क्लियर है? तो अब यहीं पे एक कांस्टेंट का और मान याद रखना है आपको, वो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा। अब देखो एक तरीका तो ये होगा 1/4 गुणा पाई का वैल्यू रखो 22.7, फिर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू याद रखो यहाँ पे और गुणा भाग करो, कैलकुलेट करो, तो आएगा कितना 9 × 10⁻9। कितना आएगा 9 × 10⁻9। ये मान याद रखना है आपको। अच्छा, इसका भी अगर मात्रक लिखना चाहो तो मात्रक क्या होगा, इतना बराबर को लिखना पड़ेगा, यही तो के था अपना, तो इसको आर इधर भेजोगे तो ये यहाँ जाएगा, मतलब इसका भी मात्रक वही होगा जो एप्सिलॉन आर। ये देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, है ना। तो आपको अगर याद हो, आप क्वेश्चन का पैटर्न देखे हो, तो सवाल में ये भी पूछता है कि निम्नलिखित में किन दो के मात्रक और विमा समान है। सवाल में हो सकता है दे दे एप्सिलॉन नॉट कामा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इन दोनों के मात्रक और विमा समान होंगे। यहाँ से आप जान गए। ये छोटी छोटी बातें हैं और इसको आप ऑब्जर्व करते हुए चलोगे, अच्छा रहेगा। पॉज करके कॉपी कर लो। कर लिया? चलो, आपको ये सारे जो शब्द हैं ये बहुत अच्छे तरह से याद रहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना, नहीं तो मैटर फंस जाएगा। अब देखो यहीं पे एक शब्द और लिख लो, इसी को हम एफ नॉट बोल दे रहे हैं अपनी सुविधा के लिए। एफ नॉट क्या है, निर्वात या फिर वायु का बल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। एप्सिलॉन आर कहाँ गया, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है निर्वात या वायु के लिए। एक चीज़ और, चलो अच्छा आगे ही बात करेंगे, ये एफ नॉट यहाँ जोड़ लो, बस हम मिटा रहे हैं, फिर आगे बात करते हैं। लिख लिया? लिख तो लिया ही होगा, तभी तो मेटा हमने। देखो एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू है सदैव 1 से बराबर या 1 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। आप ये जान ही गए, अभी हमने बता ही दिया कि भैया वायु या निर्वात के लिए 1 होता है, निर्वात। और अब किसी के लिए भी बात करें, किसी भी माध्यम के लिए जो बात करेंगे, किसी भी माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू ग्रेटर 1 होगा, किसी भी माध्यम के लिए,
किसी भी माध्यम के लिए। एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होगा वो, हाँ सही लिखा था, एप्सिलॉन आर निर्वात या वायु के लिए कितना होता है 1, और अब कोई भी माध्यम होगा उसके लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा। इतना क्लियर हो गया। तो अच्छा ये अब देखो यहाँ से इन दोनों पॉइंट को मिलाकर 1-2 क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जा सकता है। कैसे, सुनो। एप्सिलॉन आर का फार्मूला आपने क्या पढ़ा, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, या इसको एप्सिलॉन एम लिख दें, एक ही बात है। अब देखो यहाँ पे एप्सिलॉन आर तो हमने बोल दिया कि इसका वैल्यू 1 से बड़ा होगा सदैव, अगर वायु की बात ना करें तो, किसी भी माध्यम के लिए, है ना, बेसिक फार्मूला तो ये है। अच्छा अब यहाँ पर ये बोला जाता है, अगर एक छोटा सा उदाहरण लें हम आपको और ये बताने की कोशिश करें कि जल है, जल का जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक कहाँ से आ गया, परावैद्युतांक, परावैद्युतांक 81 है। ये याद होता है, एग्जैक्ट डाटा है, आप भी याद कर लो, अच्छा रहेगा, नहीं तो क्वेश्चन में तो देगा ही, लेकिन याद कर लो। चलो एक ही तो डाटा है, याद हो जाता है वैसे भी। अब ये जल का परावैद्युतांक 81 है, मतलब ये है कि, चलो पहले ये पूछ लो निकालना क्या है, आपको निकालना है एप्सिलॉन एम का वैल्यू। पॉज करके ट्राई मारो, क्या दिया गया है आपको, जल का परावैद्युतांक, और निकालना क्या है एप्सिलॉन एम। अगर इस एप्सिलॉन एम को हम लोग एप्सिलॉन डब्लू बोल दें तो गलत नहीं होगा, ये डब्लू फॉर वाटर, वाटर का एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या होता है, निरपेक्ष वैद्युतशीलता या वैद्युत पारगम्यता। क्वेश्चन समझ में आ गया, चलो ट्राई करो, ये सारी चीजें लिख लेना। ट्राई करो, पॉज करके अपने से ट्राई करो। कर लिया, आंसर आ गया, चलो अच्छी बात है। देखो आपको निकालना है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का फार्मूला जानते हो, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन ही तो एप्सिलॉन डब्ल्यू या एप्सिलॉन एम है, किसी माध्यम का निरपेक्ष वैद्युतशीलता या वैद्युत पारगम्यता। अब एप्सिलॉन आर कहाँ है भैया, आप कहोगे ये एप्सिलॉन आर ही तो के है, यही तो परावैद्युतांक है जो कि दिया गया है 81 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको याद हो चुका है 8.85 गुणे 10 की घाते -12। क्लियर है। अगर इसका मात्रक आप बताओ तो मात्रक क्या होगा, देखो ये तो मात्रकहीन है, तो जो एप्सिलॉन का मात्रक होगा वही मात्रक एप्सिलॉन नॉट का होगा। क्या आया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये गुणा भाग कर लेना आप, यही अपना आंसर होगा। कर लिया, चलो तो ये छोटा सा सवाल ये बोर्ड में शायद पूछा गया है, बोर्ड लेवल का है, और बोर्ड लेवल से मतलब ये है अपना कि कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अच्छी बात है, अच्छी बात का मतलब है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है इससे, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि इस पर मुहर लगी है ये बोर्ड में ही आएगा, जेई में नहीं आएगा, नीट में। आपने अगर देखा हो तो अक्सर क्या होता है, छोटे छोटे वो कॉन्सेप्ट का यूज वो जो कथन कारण है ना उसमें कर लेते हैं, या सही गलत वाले में कर लेते हैं। जेई में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। आपको लगता है ना कि जेई एडवांस, अभी जेई एडवांस का पेपर उठा के देखो तो उसमें जो कथन कारण वाले सवाल होते हैं, जो सेकंड पेपर होता है ना, जिसमें मोर देन वन करेक्ट होता है, उसमें क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूछते हैं वो। चलो कर लिया, अब अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल तो समझ में आ गया ना। चलो इसी सवाल का दूसरा रूप कह लो, दूसरा पार्ट कह लो आप। लिखो सवाल कि निर्वात में, चलो मैं डायग्राम बना के बता देता हूँ क्या कहना चाह रहा है सवाल। निर्वात में ये दो आवेश रखे गए हैं Q1 और Q2, इनके आवेश की प्रकृति नहीं बताई, ठीक है। प्रकृति नहीं बताई तो आप ये नहीं बता पाओगे भैया आकर्षण लगेगा कि प्रतिकर्षण लगेगा, बस यही फर्क पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि प्रकृति नहीं बताओगे तो बल ही नहीं लगेगा, बल तो लगेगा। अब उस बल को हम लोग वैद्युत बल बोलेंगे, आकर्षण और प्रतिकर्षण ना बोलकर वैद्युत बोल दो। तो अभी
निर्वात में इनको रखा गया या वायु में रखा गया तो इनके बीच की दूरी r थी और इनके बीच जो लगने वाला बल था F0 चलो वायु मान लेते हैं। पहले ये कहाँ रखा गया, इन दोनों को r दूरी पर वायु में रखा गया और ये देखा गया कि इनके बीच जो बल लग रहा था वो F0 लग रहा था। अब ये आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी, क्यों हम नहीं बता सकते, क्योंकि इनकी प्रकृति नहीं दी गई है, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं, या 1 + 1 - है। क्लियर है। अब क्या किया गया, इस पूरे सिस्टम को इतनी ही दूरी पर किसी अन्य माध्यम में ले जाया गया। इनके आवेश अभी भी Q1 और Q2 हैं, ठीक है, इनके बीच की दूरी भी चलो आ रही है। अच्छा, जिस माध्यम में इनको ले जाया गया उसका परावैद्युतांक जो है 81 है। आप कहोगे पानी में ही तो ले गया क्योंकि पानी का ही परावैद्युतांक 81 होता है। बिल्कुल सही बात है। तो हो सकता है आपको बोले कि पानी में ले गया जिसका परावैद्युतांक इतना है, या बोले किसी भी माध्यम में ले गया जिसका परावैद्युतांक इतना है, और अब कह रहा है कि अब जो लगने वाला बल होगा वो बताओ आप। Fm मतलब मीडियम का फोर्स, F0 मतलब वायु का फोर्स। तो F0 तो आपको दिया गया है, ये वैल्यू तो आपको गिवन है, ठीक है, और इसको निकालना है, मतलब इसी के फॉर्म में निकालना होगा। ये तो कौन सवाल का बेसिक तरीका होता है ना कि जो चीज़ें दी जाती हैं उन्हीं के रूप में हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको F0 दिया गया है। F0 का यदि हम फार्मूला देखें तो Q1 Q2/r², इतना फार्मूला होता है, याद है ना, क्योंकि वायु के लिए एप्सिलॉन r का वैल्यू 1 होता है, या इसी को तो परावैद्युतांक बोलते हैं, उसका वैल्यू 1 होता है। तो वो जो फार्मूला था अपना, उसमें एप्सिलॉन r का वैल्यू 1 डाल दिए तो इतना बचा। क्लियर है। और इसी को हमने F0 बोल दिया। अच्छा, यहाँ F0 बोला है, चलो इतना समझ में आ गया, इसको समीकरण 1 बोल दो। क्लियर है। अब क्या किया गया, ये वायु की बात कर रहे थे हम लोग, अब माध्यम की बात कर रहे हैं। तो माध्यम के लिए जो Fm होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। देखो दूरी तो अभी भी वही रख रहे हैं ना, अगर दूरी भी बदल देते तो जो दूरी बोलते वो दूरी यहाँ पे रख देते। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा देखना हम क्या करने वाले हैं, ये लिख सकते हैं, ये जो एप्सिलॉन r है ये इसके साथ गुणा में ही तो है, तो इसको अलग से कर लिया, ठीक है। अगर इतना तो समझ में आ गया हो तो ये भी तो हो सकता है कि इसको हम एकदम बाहर लिए जाएं, इससे यहाँ से हटा के, ऐसा भी लिख सकते हैं। भाई क्या है, गुणा में आप a गुणा b लिखो या b गुणा a लिखो, मतलब पलट दो या कहीं भी ले जाओ, यार बेसिक रूल है, जानते हो। तो इस 1/εr को हम यहाँ पे लिख दिए। अब अगर आपको ये बातें अच्छे से क्लियर हो रही हों, चलो पास में लिख देते हैं Q1 Q2/r², 1/εr, है ना। अगर आप समीकरण 1 को देखो तो इतना जो लिखा है ये समीकरण 1 ही तो है, मतलब F0 का वैल्यू है, तो यहाँ से हम लोग Fm क्या लिखेंगे, F0, और ये 1/, है मतलब भाग में है एप्सिलॉन, और ये मिला अपने को आंसर। अभी आंसर के मतलब यह है कि ये एप्सिलॉन r का वैल्यू डाल दो जो कि दिया गया है, तो ये हो जाएगा F0/81। पहले इतना लिख लो, फिर इस पे कुछ बातें हम बोलते हैं। यही अपना आंसर दिख रहा है नीचे आपको। कॉपी कर लो। सवाल तो समझ में आया ना आपको। अब यहाँ से हम कुछ रिजल्ट्स भी बोलेंगे, पहले कॉपी कर लो। कर लिए, इंक भर लो यार, मैं तब से आप कॉपी करते रहो। कर लिया कॉपी।
यहाँ बेसिक सा फंडा आपको इस सवाल में यही बस मिल रहा है कि भैया माध्यम जैसे ही बदला बल बदल गया। ये हमने आपको पहले भी बोला कि माध्यम पर निर्भर करता है, क्योंकि जो K है वो माध्यम पर निर्भर करता है, जिसके कारण जो कूलाम का बल है वो भी माध्यम पे निर्भर करता है। अब किस प्रकार से निर्भर करता है, कितने गुना बढ़ता है, कितने गुना घटता है, वो हम इस रिजल्ट पे बोलेंगे, है ना। इतना कॉपी कर लो, फिर हम लोग अपने रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं। ये जो सवाल है इसके निष्कर्ष पे पढ़ते हैं। क्लियर है। तो आपको जो माध्यम का बल मिला Fm वो मिला F0 बाई एप्सिलॉन r या फिर F0 बाई K ध्यान रखना भैया, ये परावैद्युतांक है, ना कि 1/4 पाई एप्सिलॉन है। क्लियर है। ओके। तो यहाँ पे जो अपना Fm मिला वो मिला F0 बाई एप्सिलॉन r, इतना मिला। तो अब देखो, हमको यहाँ से आपको सीधा सीधा से ये समझ में आ रहा होगा कि किसी भी संख्या में आप भाग दे रहे हो किसी भी एक से बड़ी। अब देखो ये एक से बड़ी ही होगी एप्सिलॉन r, चूंकि ये माध्यम की बात कर रहे हैं, पानी की बात अब तुम नहीं कर रहे हैं, ये माध्यम की बात कर रहे हैं, एक से बड़ा ही होगा। किसी भी संख्या, एक से बड़ी संख्या से भाग दे रहे हो वो दूसरे के बराबर हो गई, मतलब एप्सिलॉन जो Fm है वो छोटा हो गया F0 से। अरे ऐसे समझ लो, अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं, ये लो, किसी भी संख्या में भाग दे रहे हो तब वो दूसरे के बराबर हो रहा है, तो ये तो बड़ा ही होगा ना। मान लो 2 से भाग दे रहे हो, ये देखो 20 बड़ा है 10 से। आप अगर 4 से भाग दोगे तो यहाँ 5 आएगा। देख लो, ये संख्या बढ़ाते जाओगे ये घटती जाएगी। बात समझ में आ गई ना। इतना तो आपको समझ में आता होगा। तो यहाँ जो माध्यम का बल है ना, घट गया। कितने गुना घटा? एप्सिलॉन गुना घट गया। पहले इतना तो लिख लो, फिर मैं इस पे आता हूँ अभी। मतलब ये है कि माध्यम में, लिख लो, मैं बोल रहा हूं, माध्यम में कूलाम बल घट जाता है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, लिख लिया? लिख लिया। अब देखो यहीं पे सिंपल सी मैथमेटिक्स आपको मैं 1 मिनट में बोल देता हूँ। चलो, आपको गिवन है, उदाहरण के रूप में करते हैं, है ना। उदाहरण के रूप में करते हैं Fm इज इक्वल टू F0 बाई 81। वही उदाहरण ले लेते हैं, ये वाला। इसी सवाल को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ये पूछ रहा है पहला पार्ट, आप सही गलत बता दो कि Fm F0 का 1/81 गुना है। सही गलत बताना है आपको, सत्य असत्य, सत्य असत्य पे कमेंट करना है ना। कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। Fm F0 का 81 गुना है। सिंपल सी बेसिक सी मैथमेटिक्स है ना, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ। F0 से 81 गुना ज़्यादा है ना। चूँकि भाई अभी आप 12th 11th में पढ़ रहे हो सकता है किसी को प्रॉब्लम हो। F0 से 81 गुना कम है। चलो बस इतना ही करते हैं। बता दो आप, ये 4 जो कथन दिए गए हैं इनमें से कौन सही है कौन गलत है। पॉज करको, जल्दी से पॉज करके आप आंसर बता दो। एक मिनट सोचो, है ना। पॉज करने का मतलब क्या है, 1 मिनट सोचो आप इस पे क्या हो सकता है ना। एकदम यार 5-6 की गणित है। चलो फिर भी यहाँ पे आते हैं। आपको दिया गया है Fm इज इक्वल टू F0 बाई 81। इसी को हम लोग भी लिख सकते हैं F0 इंटू 1 बाई 81। क्लियर है।
अब देखो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप जानते हो। अगर ये बोला जाए कि सिर्फ गुना की बात की जाए कि कितने गुना है, ये ना देखा जाए कि कम है कि ज़्यादा है, कम है कि ज़्यादा है, ना बोला जाए, सिर्फ गुना बोला जाए तो एक भी लेंगे हम। तो यहाँ बोलेंगे F0 गुना, ये देखो जो गुना है ना, जो गुना में लिखा रहता है उतना ही गुना बोल देते हैं। कम ज़्यादा ना बोला जाए, सिर्फ गुना बोला जाए, तो जो गुना के साथ लिखा होता है वही बोल देते हैं। मतलब F0 का 1/81 गुना है, 1/81 गुना, 81 गुना नहीं है। अगर 81 गुना हो तो हम कहें तो ये 81 के साथ गुणा करेंगे, तब बोलेंगे F0 का 81 गुना है। अगर हम बोलें F0 गुणा 5 तब बोलेंगे F0 का 5 गुना है। लेकिन अगर बोलें F0 गुणा 1/5 या फिर F0 बटा 5 तो यहाँ बोलेंगे F0 का 1/5 गुना है। ध्यान रखना, यहाँ सिर्फ गुना की बात कर रहे हैं, कम या ज़्यादा की बात नहीं कर रहे हैं। इतना क्लियर हो गया? मतलब ये कथन सत्य है, ये सत्य है। इसकी बात करें, अब ये तो असत्य हो गया, 81 गुना नहीं है, 1/81 गुना है। ये कथन कैसा है? असत्य है। इस पे बात करें, F0 से 81 गुना ज़्यादा है। देखो जब बटा में जाता है तो गुना में कम होता है, मतलब ये है, ऐसा समझो कि अगर गुना के साथ कम ज़्यादा दोनों जोड़ देते हैं, जैसे ये लिखा है 81 बटा में है, तो इसको बोलेंगे हम लोग 81 गुना कम। क्या बोलेंगे? 81 गुना कम। गुना के साथ साथ कम भी आ गया तब हम लोग ये पकड़ेंगे 81 गुना कम। अगर सिर्फ पूछता कितने गुना तब बोलते 1/81 गुना। ठीक है। अगर यही चीज अंश में गुणा होगी, अंश में, जैसे F0 गुणा 81 तो इसको बोलेंगे 81 गुना ज्यादा। जैसे मान लो F0 गुना 5 है, इसको बोलेंगे 5 गुना ज्यादा। यार 6-4 कक्षा वाली बातें कर रहा हूँ, आप समझ रहे हो, है ना, एकदम बेसिक सी बात है, लेकिन सवाल ऐसे पूछता है, हो जाता है कंफ्यूजन, इसीलिए बोलना। यहाँ पे बोलेंगे 5 गुना कम है। क्लियर है? मतलब 81 गुना ज़्यादा नहीं है, चूंकि बटा में आ रहा है ना, इसलिए 81 गुना कम है। बटा में आता है तो गुना कम, अंश में आता है तो गुना ज़्यादा। लिख लिया? कर लो, पॉज करके कॉपी कर लो। 1 मिनट 2 मिनट लगा मान लो एक्स्ट्रा, लेकिन ये बातें भी बोल दी, हो सकता है किसी का फ़ायदा हो गया हो। चलो यहाँ पे आते हैं हम लोग, इसी से मिलता जुलता, क्योंकि देखो भाई ये क्वेश्चंस में है ना, विकल्प में पूछता है या क्वेश्चन पूछता है तो फिर बड़ा डाउट हो जाता है। मान लो 1/81 इतना आ गया, आप कन्फ्यूजन में हो जाते हो कि 81 गुना ज़्यादा है कि 81 गुना कम है, कि 81 गुना है कि 1/81 गुना है। अब क्लियर हो गया होगा। आपको एक फार्मूला मिला था ना, ये तो यहाँ पे इसके बारे में भी पूछ लेता है कि ये जो सापेक्षिक वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता या विद्युत पारगम्यता का कितने गुना है, तो कितने गुना बोलेगा तब हम क्या बोलेंगे? 1/ε0। कितने गुना? 1/ε0। कितने गुना कम? ε0 गुना। कितने गुना ज्यादा? नहीं, ज्यादा नहीं है, ε गुना कम। समझ में आ गई बात? इसी को अगर पलटे, ε बराबर मिलता है ε0 इंटू ε0 इंटू ε0। अब इसको बोल देंगे ये होता है इतने गुना ज्यादा। इससे तुलना करेंगे तो इसका इतने गुना या फिर इसका इतना गुना। समझ गया है ना? चलो आगे चलते हैं, अब ज़्यादा बात नहीं करते इस पर। वैसे भी बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये, कुछ लोगों को बोर लगने लगेगा, क्या कर रहा है ये, फिजिक्स पढ़ा रहा है कि चौथी की मैथ पढ़ा रहा है। तो अब हम लोग ये जो रिजल्ट लिए हैं कि माध्यम में बल घट जाता है, कितने गुना घट जाता है, उस माध्यम के परावैद्युतांक गुना घट जाता है, या उस माध्यम का 1/, परावैद्युतांक गुना हो जाता है। इस रिजल्ट को याद रखना है आपको। ठीक है। अब एक सवाल कर लो, चलो अब सवाल ही करेंगे, है ना, क्योंकि अब इस वाले पार्ट में सिर्फ हम माध्यम पर ही देख रहे हैं, अगले वाले पार्ट में चलेंगे आगे। तो इस वाले पार्ट में अब एक आध दो छोटे छोटे क्वेश्चन कर ले, एक क्वेश्चन कर ले बस आपकी जस्ट कैलकुलेशन के लिए, जस्ट कैलकुलेशन के लिए। मैथमेटिक्स ही तो है कैलकुलेशन में, फिजिक्स तो आपने सीख ली कॉन्सेप्ट, अब उस कॉन्सेप्ट का उपयोग करेंगे, गणित लगाएंगे, और जिसकी गणित फास्ट होगी कैलकुलेशन वो आंसर सही करेगा। फास्ट से मतलब
एररलेस भी होनी चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक भी तो होती है। चलो यहाँ पे बात करते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए। एफ नॉट अपने को गिवन है, इनके बीच की दूरी, सवाल देख लो, दो आवेश, बिंदु आवेश ही होगा, इनके बीच की दूरी r है। अभी ये निर्वात में रखे गए हैं, एफ नॉट मतलब निर्वात का बल कितना है, f है। चलो ये गिवन है। क्या क्या गिवन है आपको, Q1 Q2 गिवन है, मतलब दो बिंदु आवेश जिनके चलो Q1 बराबर Q2 ले लो, दो बिंदु आवेश समान, दो समान बिंदु आवेश एक दूरी r पर रखे हैं, निर्वात में इनके बीच लगने वाला बल F है। अब क्या, अब इस पूरे सिस्टम को उठा के ले जाया गया एक माध्यम में। कहाँ ले जाया गया, एक माध्यम में, और इनके बीच की दूरी को आधा भी कर दिया गया। ध्यान रखना, माध्यम में भी ले गए हम लोग और बीच की दूरी को आधा भी कर दिए, और निकालना क्या है, Fm मतलब माध्यम में लगने वाला बल। छोड़ो ये दे देता है, इसको भी दे दे, Fm दे दिया गया F/2। तो पूछ लिया गया आपको एप्सिलॉन r या फिर माध्यम का परावैद्युतांक। सवाल समझा, सवाल ये है दो बिंदु आवेश जिनके आवेश के परिमाण बराबर दिए गए हैं। चलो परिमाण भी बोल दिए, बल आपको पता चल गया प्रतिकर्षण का होगा। अच्छा परिमाण नहीं, प्रकृति बराबर दे दी गई तो प्रतिकर्षण का होगा। अब ये बोला इनके बीच की दूरी r थी, निर्वात में लगने वाला बल F था। अच्छा फिर क्या किया गया, इनको एक माध्यम में ले जाया गया जिसका परावैद्युतांक k है और यही निकालना है। लेकिन शर्त यह है कि इनके बीच की दूरी को घटा दिया गया और घटाने के बाद जो बल लग रहा है माध्यम में वो दे दिया गया Fm F/2, पहले वाले बल का आधा। अब निकालना है आपको माध्यम का परावैद्युतांक। पॉज करो, ट्राई मारो। दो मिनट है तुम्हारे पास, 2 मिनट है ना। वो बड़ा लंबा सा डायलॉग है क्या, चकदे वाला। कितने मिनट पे बोलते हो जो नायक है, कितने मिनट है तुम्हारे पास, याद नहीं है, छोड़ो। तो मैं बोल रहा हूँ कि 2 मिनट हैं आपके पास, ट्राई करो आंसर निकालो। 2 मिनट हो गए आपके पूरे। चलो हम करते हैं। तो जो F0 था, जो F बोला गया था वो था 1/4 ε0 इंटू Q हो गया Q² डिवाइडेड बाई R²। इसमें किसी को तकलीफ नहीं होगी। अब अगर हम Fm की बात करें जो कि आपको दिया भी गया है F/2, ये कितना है 1/, देखो यहाँ का ये निर्वात के लिए था इसलिए एप्सिलॉन r का वैल्यू हम 1 लिख दिए, हटा दिए पिक्चर से उसको, क्योंकि एप्सिलॉन r इंटू ε0 होता है, एप्सिलॉन r का वैल्यू 1 होता है, चूंकि ये निर्वात या वायु की बात कर रहा है। ये कहाँ की कंडीशन थी भैया जी, वायु की। ठीक है। अब अगर माध्यम की बात कर रहा है तो ये फार्मूला बनेगा 1/4 ε0 Q1 Q2 की स्क्वायर हो गया, r और स्क्वायर हो गया, और इसको 1/, हम लोग लिखेंगे एप्सिलॉन r। यहाँ वाला एप्सिलॉन r उठा के यहाँ पे ले गए, कोई तकलीफ, नो तकलीफ। अब यहाँ पे ये जो है भैया, यही तो अपना f है, ये देखो यहाँ से ये f है और ये बटा में है एप्सिलॉन r, और ये F/2 है ना, ये माध्यम का बल भी तो दिया है F/2। अब यहाँ से क्या निकालना है, एप्सिलॉन r। देखो एक लाइन का क्वेश्चन है, f से f कट जाएगा तो एप्सिलॉन r कितना हो जाएगा ये। अच्छा गलती हो गई, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं, ध्यान नहीं दिया है ना आपने, वो ध्यान दिया होगा ना, दुर्घटना क्या, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये जो दूरी है वो r/2 हो गई, इसको भी तो ध्यान रखना है। चलो एक बार पूरा साथ में ही लिख देते हैं, अब बनेगा तो नहीं। वो जो दूरी थी इस वाले के लिए दूरी भी r/2 कर दी गई। ये Q1 Q2 तो की उसका दूरी कितना हो गई r/2 का स्क्वायर। ये गलती मैंने कर दी, आप ना करना। चलो अब देखो ये r/2 का स्क्वायर तो r का स्क्वायर r, ये 2 का स्क्वायर 4, और ये पलट के 4 ऊपर जाएगा तो ये 4 तो चला गया ऊपर। बात समझ में आई। और ये जो एप्सिलॉन r है इसको हम बाहर निकाल लें गुणा में। अब ये बचा क्या,
ये बचा 1/4 पाई, एप्सिलॉन आर गया तो एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ बचा क्यू स्क्वायर और यहाँ बचा आर स्क्वायर। इतना तो समझ में आया होगा आपको, है ना भाई। कैलकुलेशन ये 2 दूनी 4 यहाँ चला गया। अब देखो ये हो गया 4/एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये एफ एम दिया है आपको f/2, f/2। और अगर हम ये यहां पर ध्यान दें, ये वाला वैल्यू तो f है ना, तो अब यहां से जो एप्सिलॉन आर, यार क्या मिस्टेक हो रही है, यहां से जो एप्सिलॉन आर का वैल्यू मिलेगा, f से f कट जाएगा और ये यहां जाएगा और ये यहां बजाया जाएगा, तो 2 आ गया, 2 दूनी 4 ना। तो ये है अपना आंसर। तो सवाल तो सस्ता सा था, मतलब आसान ही था, है ना। ये मिस्टेक हो गई थी, तो आपको ध्यान रखना है, केयरफुली करोगे तो गलतियां नहीं होंगी। तो पॉज करके ट्राई कर लो, फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस पार्ट का। कर लिया? पॉज करो। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना। उस क्वेश्चन से मिला जुला ही, मतलब उसी क्वेश्चन को बोल दो आप, जेईई मेंस में आया है ना। और उसमें हम थोड़ा सा संशोधन कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या, है ना। अब देखो किया क्या गया, सवाल सुनो आप। सवाल ये है कि 2 गोले हैं, आवेश, गोले मतलब आवेश हैं, उनको रस्सी से बांध के 2 समरूप समान लंबाई की रस्सी से बांध के लटकाया गया, और इनके बीच आवेश, ये जो आवेश के परिमाण हैं वो भी बराबर हैं, इनका द्रव्यमान भी m ले लो, ठीक है। रस्सी की लंबाई चाहो तो l बोल दो, क्लियर है। मतलब 2 रस्सी, समरूप रस्सी, लंबाई समान, उनका द्रव्यमान नगण्य मानेंगे, है ना। अब इनसे ये 2 आवेश लटकाए गए, एक जैसे हैं, इनके बीच आवेश इनके समान है, द्रव्यमान समान है, और ये प्रारंभ की स्थिति थी। प्रारंभ में इनको कहाँ रखा गया? वायु में, क्लियर है। तो अब देखो, अगर ये हम अर्धक की बात करें तो इससे ये कुछ ना कुछ कोण बनाएगा। इसी कोण के आगे बोल रहे हैं कि इस पूरे सिस्टम को अगर हम किसी माध्यम में ले जाएं, जिस माध्यम का अभी डाटा देगा वो, जिस माध्यम में ले जाया गया, तो हुआ क्या कि ये जो पूरा सिस्टम था उसके लिए जो कोण थीटा था, थीटा अभी भी उतना ही है। सवाल समझ में आ गया आपको? इन 2 आवेशों को ये रस्सी से बांध के पहले वायु में रखा गया, जिसके लिए ये डाटा दिया गया आपको, ये कोण थीटा दिया गया। फिर क्या किया गया, इसी सिस्टम को माध्यम में ले जाया गया, और उस माध्यम का चलो सिग्मा, अब सारी चीज़ें दे देते हैं, सिग्मा दे दिया गया, मान लो पॉइंट, चलो सिग्मा ही दे दिए गए, है ना। हम अननोन के रूप में सॉल्व करते हैं। माध्यम का लिख देते हैं सारी चीज़ें, माध्यम का घनत्व, माध्यम का घनत्व सिग्मा दे दिया गया। आवेश, देखो आवेश भी आप पहले पढ़ के आए हो कि आवेश में पदार्थ तो होगा ही, पदार्थ होगा तो उसका घनत्व भी होगा। तो आवेश का जो घनत्व है वो रो दे दिया गया, ये दिया गया है, ठीक है। थीटा दे दिया गया, और दोनों स्थिति में ये सेम है, मतलब माध्यम में ले जाया गया तो थीटा बदला नहीं, क्लियर है। रस्सी की जो लंबाई है वो L दे दी गई, जो द्रव्यमान है वो M दे दिए गए, जो आवेश हैं Q1 Q2 दोनों के वो Q दे दिया गया। इतना बात समझ में आई। और अब पूछा है आपसे कि ये जो जिस माध्यम में इस पूरे सिस्टम को डुबोया गया, उस माध्यम का परावैद्युतांक कितना है। क्लियर है? कॉपी कर लो, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। पॉज करो, ट्राई भी करो आप, जेईई का क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट 11th का भी लगेगा, है ना, इसलिए हो सकता है आपसे सॉल्व ना हो, लेकिन ट्राई तो कर सकते हो। बात समझ में आ गई आपको? ये सारी चीज़ें दी गई हैं आपको। अब इसमें से कुछ का उपयोग होगा, कुछ का नहीं होगा, देखेंगे किसका होता है किसका नहीं होता। सॉल्व करें? चलो हटा दें इसको। तो इस सवाल की जो खास बात है वो ये है कि थीटा बदल नहीं रहा, ये ध्यान रखना। क्योंकि देखो वास्तव में होता क्या है, आखिर थीटा पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं। मान लो इसको जब हम डुबोए हैं
तो आपको याद होगा कोई भी द्रव पे जब हम कोई वस्तु डालते हैं जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ आयतन होता है, तो क्या उस पे ऊपर की ओर एक बल लगाता है जिसको बोलते हैं उत्प्लावन बल। याद आया आपको, उत्प्लावन बल, बायंसी फोर्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में, बायंसी। हो सकता है मीनिंग स्पेलिंग गलत हो जाए, आप समझ लो है ना मेरी भावनाओं को। उत्प्लावन बल है ये ऊपर की ओर लगता है। अब ये ऊपर की ओर लगता है कब? जब इसको हम पानी में डुबोए हैं। तो आप ये सोच सकते हो कि कुछ ना कुछ परिवर्तन के कारण ये थीटा हो सकता है बदल जाता, लेकिन जब सवाल स्पेशली कह रहा है नहीं बदल रहा है तो हम इसी का उपयोग करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले सवाल शुरू करते हैं, पहले वायु की कंडीशन लेते हैं। इतना समझ में आ गया? चलो यहाँ पे आते हैं, यही बना दे। अब देखो, अगर हम शुरू में बात करें वायु की, पहले वाली स्थिति की बात करें, वायु में जब रखा गया था तो हम ये जानते हैं कि ये रस्सी से बांधा गया है दोनों आवेश, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि अगर ये समान प्रकृति के हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। बोला गया है समान प्रकृति के, प्लस प्लस या माइनस माइनस तो दूर भगाएंगे। अगर ये असमान प्रकृति के होते तो खींचते एक दूसरे को पास लाते। क्लियर है? तो ये एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं क्योंकि समान प्रकृति के हैं। तो एक स्थिति तो ऐसी आएगी ना, ये जब स्थिर हो जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि जिंदगी भर बल लगाते रहेंगे, भगाते रहेंगे, है ना। साम्यावस्था तो स्थापित होगी। क्लियर है? तो अब हम साम्यावस्था की ही बात करें अगर, तो देखो रस्सी कहीं भी आती है तो रस्सी में लगता है तनाव। याद है आपको, जब 11th में पढ़ रहे थे आपको ये बोला गया है कि कहीं भी रस्सी आए तो उस पर आप तनाव बल लगाओगे। नहीं बोला गया तो मैं बोल रहा हूँ, रस्सी आए तो तनाव बल आपको चाहिए ही चाहिए। अब देखो, अगर हम मान लें रस्सी में तनाव बल T लग रहा है, इस सिरे की ओर लगेगा, आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब अगर हम इस वाले आवेश का FBD बनाएं, FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, मुक्त वस्तु रेखा चित्र, तो जो स्थिति इसके लिए होगी वही स्थिति इसके लिए होगी। तो हम इस वाले का बना लेते हैं, सेम यही चीज़ होगा। तो दोनों को बनाने से अच्छा इसका बना ले। तो अच्छा, अब देखो ये स्थिति कुछ ऐसे है, तो ये वाला कोण इसके बराबर होता है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब अगर ये थीटा है तो ये टी का कौन सा घटक इधर जाएगा? टी कॉस थीटा, लगा हुआ वाला कॉस जाता है, और दूसरा घटक जाता है जो लंबवत होता है, वो कितना होता है? टी साइन थीटा। बात समझ में आई? अच्छा, इसके कारण इस पर एक बल लग रहा होगा इस दिशा में Fe, और इस गोले का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है जिसके कारण ये नीचे mg लगा रहा होगा, गुरुत्वीय बल लगा रहा होगा, पृथ्वी इसको अपनी ओर खींच रही होगी। बात समझ में आ गई? FBD के लिए क्या करते हैं हम, जिस वस्तु का FBD बनाते हैं उस वस्तु पे लगने वाले सभी बल को हम लोग दर्शाते हैं। तो इस पे इतना ही बल दिख रहा है, इसके कारण वैद्युत बल, ये रस्सी के कारण तनाव बल, और ये इसके घटक कर देंगे, और फिर mg गुरुत्व बल लग रहा है। इतना समझ में आ गया? और कोई स्थिति है नहीं, बस इतना ही बल लगेगा। तो अब अगर ये साम्यावस्था में है तो ये वाला बल इसके बराबर होगा, ये वाला बल इसके बराबर। साम्यावस्था जो रस्सा कसी का खेल होता है, किसी भी कोई भी वस्तु अगर साम्यावस्था में है मतलब इस दिशा में लगने वाला बल इसके बराबर, इस दिशा में लगने वाला बल इसके बराबर, इस दिशा में लगने वाला बल इसके बराबर, इस दिशा में लगने वाला बल इसके बराबर। मतलब प्रत्येक दो विपरीत दिशाओं के बल क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। यहाँ पे अपने को इतनी दिशाएं नहीं है, बस ये 4 दिशाएं ही है। क्लियर है? तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं T साइन थीटा इज इक्वल टू Fe, ये इसके बराबर होगा। अभी Fe का वैल्यू हम डाल देंगे Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। के ध्यान रखना यहाँ का 1/4 पाई एप्सिलॉन है और माध्यम का परावैद्युतांक भी है। अच्छा, यहीं से हम लोग लिखेंगे T cos थीटा इज इक्वल टू क्या? mg। तो अगर इन दोनों को हम लोग भाग दे दें, चलो इसको अगर हम समीकरण 1, इसको समीकरण 2 बोल दें, तो 1/2 कर दें तो T से T कट जाएगा, और साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा? tan। इतना तो पता है आपको। तो यहाँ से जो tan थीटा मिलेगा ये मिलेगा Fe बाई mg। इसको हम लोग समीकरण 3 बोल दें। ये ज़्यादा फास्ट तो नहीं हुआ, मतलब आराम से हो गया ना। बस हमने क्या किया, सिर्फ FBD का कॉन्सेप्ट किया है यहाँ पे, और कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो अब देखो, ये तो सिस्टम कब था? वायु के लिए हमने FBD बनाया और समीकरण लिख दी। इतना क्लियर हो गया। ये डायग्राम आप बना लो, क्योंकि इसी डायग्राम में हम पानी की बात करने वाले हैं। पॉज करके इतना लिख लो चाहे।
लिख लिए, पॉज करके लिख लो भाई, जगह आप समझते हो है ना, बड़ा बड़ा भी लिखना है तो पॉज करके लिख लो। चलो लिख लिए। अब ये स्थिति थी वायु के लिए। अब हम लोग वायु की बात ना करके हम लोग बात करने वाले हैं उस माध्यम में जिसका अपने को परावैद्युतांक निकालना है। अब कहाँ पे बात करेंगे FBD, इस पूरे सिस्टम को हम ले गए कहाँ पर, माध्यम में। ये दूसरा डायग्राम है, ये भी बनाना है आपको। अब हम लोग माध्यम की बात कर रहे हैं जिसका परावैद्युतांक के निकालना है। तो अब देखो रस्सी में तनाव तो अभी भी लगेगा, लेकिन वो तनाव जो पहले लग रहा था वो अब नहीं लगेगा। उस तनाव को हम मान लिए T डैश, है ना, बदल गया, हमने T डैश मान लिया बस। तो एक घटक इसका T डैश कॉस थीटा है। देखो थीटा भी बदल जाता हो सकता है, अपने को नहीं पता, लेकिन सवाल बोल रहा है भैया थीटा नहीं बदल रहा है। सवाल कह रहा है थीटा नहीं बदल रहा है, तो हम थीटा बदला हुआ नहीं मानेंगे। बात समझ में आ गई? मतलब अभी भी इसको थीटा रखेंगे तो ये थीटा, तो ये T डैश कॉस थीटा, ये वाला मिल जाएगा T डैश साइन थीटा, और नीचे लगेगा mg, इधर लगेगा FE डैश। FE डैश क्यों? क्योंकि भैया माध्यम में वैद्युत बल बदल जाता है, अभी तो पढ़े हैं हम। मतलब FE जो पहले लग रहा था ये FE डैश हो गया। इसका मान कितना होता है, कैसे होता है हम जानते हैं, इसको मान लिए FE डैश। अच्छा एक बात हमने और बोली आपको कि पानी लगाएगा ऊपर की ओर उत्प्लावन बल, बायन्सी फोर्स, मतलब ऊपर की ओर ये T डैश कॉस थीटा के साथ साथ एक बल और लगेगा जिसको हम लोग F भी बोल दें, बायन्सी। F मतलब फोर्स, बायन्सी मतलब उत्प्लावन बल, ठीक है। मतलब अब क्या हो रहा है, इस आवेश पर ऊपर दो बल लग रहे हैं, नीचे एक और बाएं दाएं एक एक। क्लियर है? तो ये FBD बना लो। और अब ये साम्यावस्था की स्थिति है, तो अब इस स्थिति में भी इन बलों को हम लोग संतुलित करेंगे। क्लियर है? मतलब कि T डैश साइन थीटा जो होगा अपना वो होगा FE डैश के बराबर, और जो T डैश कॉस थीटा प्लस FB होगा वो होगा mg के बराबर। अभी FB का भी हम लोग वैल्यू लिखेंगे, FE डैश का भी लिखेंगे। तो यहाँ से यदि हम T डैश, इसको समीकरण मान लो 4, और इसको यदि हम T डैश कॉस थीटा निकालें तो ये होगा mg माइनस FB। आप तो ये समझ गए होंगे कि ये T डैश कॉस थीटा क्यों निकाला हमने, ताकि भाग दे दें तो T डैश से T डैश कट जाए। अगर T डैश भी बचा रहेगा तो पिक्चर में बहुत सारे अननोन आ जाएंगे, फिर सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? T डैश अननोन हो जाएगा ना, तो हम तनाव के बारे में तो कोई जानकारी दिया ही नहीं है। जानकारी नहीं दी है मतलब जो हम अपने से माने हैं उसको हटाना भी पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम साइन बाई कॉस करें, मतलब समीकरण 4 में भाग दे दें 5 से, तो T डैश से T डैश कट गया, यहाँ भी बचा क्या, tan थीटा बराबर mg अपॉन mg माइनस FB। इसको समीकरण आप 6 मान लो। इतना समझ में आया? मान लो अगर थीटा भी बदल जाता है ना, तो यहाँ पे थीटा डैश रख देते। क्लियर है? चलो इतना कॉपी कर लो, FBD ये बना लो और अच्छे से समझ लो। अब यहाँ बस कैलकुलेशन ही करनी है और कुछ भी नहीं करना है। कर लिए? चलो अब हम लोग उत्प्लावन बल के फार्मूले पे आ जाते हैं। देखो FE डैश तो आप निकाल लोगे ना, अभी तो आपने पढ़ा था माध्यम का बल, टेंशन उसमें नहीं है। टेंशन ये जो उत्प्लावन बल आ गया, बायन्सी फोर्स आ गया, उस पे उसका फार्मूला लिख लो आप। जो FB होता है उसका फार्मूला होता है V इंटू रो। अभी ये रो क्या है, कैसा है ये बताते हैं, इंटू G, है ना। हमने रो किसको माना था, रो माना था शायद पदार्थ के घनत्व को, सिग्मा माना था द्रव, है ना, माध्यम वाले को। अब सिग्मा ही मानेंगे, मान लो वहाँ पे उल्टा मान लिया था तो उसको भी चेक कर लेना, सही कर लेना। ये सिग्मा क्या है ये बोल रहा हूँ मैं आपको, ये V क्या है ये भी बोल रहा हूँ मैं आपको। सिग्मा है माध्यम का घनत्व, किसका, माध्यम का घनत्व। क्योंकि आपको घनत्व दो दिए गए हैं, गोले का भी दिया गया है, आवेश का भी दिया गया है, उस पदार्थ का भी दिया गया है, और जिस माध्यम में डुबो रहे हैं उस माध्यम का भी दिया गया है। तो इस फार्मूले में जो सिग्मा यूज होता है वो माध्यम का है, पदार्थ का नहीं है। ये आपको अच्छे से क्लियर होगा तो कंफ्यूजन नहीं होगी। और ये जो आयतन है ये किसका है, पदार्थ का, मतलब गोले का। किसका, गोले का आयतन।
इतना क्लियर हुआ आपको? जी तो आप जानते हो आयतन, गुरुत्वीय त्वरण होता है 9.8 या फिर लगभग 10 लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चलो एफ बी हम यहाँ सॉल्व कर ले, फिर यहाँ पे रख देंगे एफ बी का वैल्यू। तो अब देखो गोले का आयतन नहीं दिया गया अपने को, हाँ गोले का द्रव्यमान दिया गया है गोले की बात करें तो, और घनत्व तो दिया गया है रो। तो अब आयतन निकालने के लिए एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, ये फार्मूला तो जानते हो आप। तो अगर आयतन की बात करें तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बटा घनत्व, यही तो फार्मूला लिखेंगे। ये आयतन किसका है? उस पदार्थ का, उस गोले का। तो यहाँ पे हम v की जगह लिखेंगे द्रव्यमान जो कि m दिया है बटा घनत्व जो कि रो दिया है, क्लियर है। और इनटू सिग्मा, सिग्मा आपको दिया गया था उस माध्यम का घनत्व, इनटू जी, अभी जी के रूप में ही लिखते हैं, मतलब एफ वी का वैल्यू इतना मिल गया, क्लियर है। अच्छा यहीं पे बात कर लेते हैं हम लोग एफ ई डैश की। एफ ई डैश याद करो क्या होता था? एफ ई बाई एप्सिलॉन आर या एफ ई बाई के। याद हो जाए तो अच्छी बात है, याद हो जाए मतलब क्या, याद ही तो करना है। याद करो क्या आया था अभी जब हम सॉल्व कर रहे थे, एफ नॉट बाई के, यही तो आया था, मतलब निर्वात वाला बटा जिस माध्यम में अब ले जा रहे हैं उस माध्यम का परावैद्युतांक या सापेक्षिक वैद्युतशीलता। इतना समझ में आ गया? ये दोनों वैल्यूज वहां पे डाल दो, सॉल्व कर लो बस। चलो पहले इतना कॉपी कर लो, हम सॉल्व करते हैं। ये खास बातें हैं, लिख लिए? चलो लिख लिए, यहां जाओ। अब देखो अगर हम समीकरण 3 की बात करें और समीकरण 6 की बात करें, इन दोनों समीकरणों में LHS तो बराबर है tan थीटा tan थीटा, तो यदि LHS बराबर है तो दोनों के RHS भी बराबर होंगे, बस बराबर कर दो और क्या। तो इसका RHS है FE बटा mg और इसका क्या है? mg बटा mg माइनस एफ पी। कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी यार? ये एफ ई डैश कहाँ से चला? हाँ वही तो, ये एफ ई डैश, ये देखो यहाँ मिस्टेक हो गई ना, इसमें भाग दे रहे थे हमने गलती से, ये एम जी में भाग दे दी, यहाँ पर एफ ई डैश होगा ना। आप लोग गलती देख रहे होगे लेकिन क्या करो, बोल नहीं सकते हैं ना, मेरे को सुनाई नहीं देगा, तो समझ गया। तो यहाँ पे जो मिलेगा, हो जाती है कैलकुलेशन मिस्टेक, है ना। इतना तो सही है। अब देखो इसे हटा दें और ये वैल्यूज डालना शुरू कर दो यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको अननोन के रूप में कराया है। सवाल में हो सकता है वो डाटा दे दे, सिग्मा का वैल्यू दे दे, रो का वैल्यू दे दे, थीटा का वैल्यू दे दे, एम दे दे, जी दे दे, एल दे दे, ठीक है, आपको भ्रमित करने के लिए टी दे दे, है ना। समझ गए कैसे सॉल्व करना है। ये एफ ई बटा एम जी पड़ा रहने दो, इधर आओ। एफ ई डैश को हम लोग लिखेंगे एफ ई बटा के ध्यान रखना परावैद्युतांक, बटा एम जी तो चलो पड़ा रहने दो, माइनस एफ वी का वैल्यू कितना निकाला हमने? एम जी इंटू सिग्मा बटा रो, एम जी सिग्मा बटा रो। आया समझ में? तो अब देखो चलो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तब काटते हैं। कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा, वो कैलकुलेशन फास्ट कर लें, काट लें। ये देखो एफ ई था, अब देखो चलो अभी लिख ही देते हैं यार, कैलकुलेशन के लिए मैं सोचने लगता हूँ कि एक एक स्टेप करा दूँ। यहाँ से क्या एम जी कॉमन ले लूँ? एम जी कॉमन ले लूँगा तो यहाँ बचेगा 1 माइनस सिग्मा बाई रो, ठीक है। अब देखो 1 2, ये तीसरी राशि ये यहीं रहेगी, इस एम जी से ये एम जी कट जाएगा, इस एफ ई से ये एफ ई कट जाएगा, और ये संख्या पलट कर ऊपर जाएगी, ये चौथी राशि बनेगी। चौथी राशि में सिर्फ सिग्मा आएगा, सॉरी, है ना। ये जिसको पलटना उलटना समझ में ना आता हो तो क्या करे, सीधा सीधा पहले लासा लेके सॉल्व कर ले, फिर चौथी राशि को पलटे। तो यहाँ तो बचा आपका एफ ई, ये तार ना, ये है एफ ई, सॉरी एफ ई कट गया, 1 बचा यहाँ पे 1। अब देखो यहाँ भी 1 बटा में के है, और ये इसके लिए पूरा तीसरी राशि है, लेकिन चलो लिखे देता
1 माइनस, अच्छा लासा लेके सालो कर लो यार, कितने करूँ, ये हो गया रो माइनस सिग्मा बाई रो। अब ये रो पलट के ऊपर जाएगा चौथी राशि बन के, तो 1/k 1 रो माइनस सिग्मा, और ये रो गया ऊपर। ठीक है, तो आपको निकालना है के, तो इसके को यहाँ ले जाओ, तो के बराबर कितना मिल गया, सिग्मा सॉरी रो अपान रो माइनस सिग्मा। ये है आपका आंसर। अब क्या करेगा, सवाल में आपको ये वैल्यूज देगा सिग्मा रो की, डाल के सॉल्व कर लो। तो बात समझ में आई, ये अच्छा क्वेश्चन है, जेई में क्या आया हुआ है, मेंस में आया है, जेई मेंस में। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो और ध्यान रखना, रिवीजन करते चलना है। तो अगली पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे जो अभी कूलाम का नियम पढ़ा है हमने, उसके क्वेश्चंस लेंगे। ये भी आखिर उसी के क्वेश्चंस तो हैं। अब हम माध्यम को छोड़ देंगे, छोड़ने का मतलब माध्यम की सफिशिएंट बातें कर ली हम लोग। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, कूलाम नियम के ही जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं उसको देखेंगे। ठीक है।